राजेश गुलाटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, खूबसूरत वाइफ अनुपमा गुलाटी, 2 छोटे बच्चे और 1 साला सुजैन। लगभग शादी के 10 साल के बाद अचानक से अनुपमा गायब हो जाती है और उसके गायब होने के 55 दिन के बाद उसके मोबाइल से एक मैसेज आता है कि मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे सच्ची घटना पे आधारित देहरादून की दिल दहलाने वाली एक कहानी। दिल्ली में रह रहा एक पढ़ा लिखा गुलाटी परिवार, जिनका लड़का राजेश गुलाटी। राजेश ने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टडीज यूएस से की और उन्हें अनुपमा प्रधान, जो कि उस समय दिल्ली में थी और एमसीए कर रही थी, उनसे प्यार हो जाता है। दोनों 1999 में लव मैरिज करते हैं और उसके बाद यूएस चले जाते हैं। इनके 2 छोटे बच्चे होते हैं और उसके बाद ये इंडिया वापस आते हैं। इंडिया में अनुपमा अपने बच्चों के साथ अपने मायके चली जाती हैं और राजेश गुलाटी जॉब के सिलसिले में कोलकाता पहुंचते हैं। काफ़ी समय एक दूसरे के साथ दूरी मेंटेन होने की वजह से इन दोनों के बीच में आपसी बहुत झगड़े होने लगते हैं, पर फिर ये दोनों मिलकर एक निर्णय लेते हैं और दोनों अपने बच्चों के साथ 2008 में देहरादून शिफ्ट हो जाते हैं। देहरादून शिफ्ट होने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ समय सब कुछ ठीक चलता है, पर बाद में इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगते हैं और झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि घरेलू हिंसा होने लगती है। और फिर 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा अचानक से गायब हो जाती है। अनुपमा के घर के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर काफ़ी दिन तक उससे बात ना होने के कारण वो राजेश से पूछते हैं कि आखिर अनुपमा कहाँ है। राजेश जवाब में कहता है कि उनके बीच में झगड़ा हुआ था और वो नाराज़ होके कहीं चली गई है, पर वो कहाँ गई है वो उसे नहीं पता है। काफ़ी दिन इंतज़ार करते हैं, पर परिवार के लोग अनुपमा से संपर्क नहीं बना पाते हैं। इसीलिए सुजैन यानी कि अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून अपने जीजा जी के घर पहुंचता है। वो जीजा जी से जानने की कोशिश करता है कि आखिर 2 महीने से अनुपमा गायब है, आपने छानबीन क्यों नहीं की, क्यों जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी पत्नी कहाँ है। राजेश जवाब में कहता है कि उसके और अनुपमा के बीच में संबंध ठीक नहीं थे, आए दिन झगड़ा होता था, इसीलिए एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। नाराज़ होके वो कहीं चली गई, इसीलिए उसने कोई कोशिश नहीं की कि आखिर अनुपमा किधर है। इतना सुनने के बाद सुजैन कहता है कि वो अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन लिखवाने जा रहा है। ये सुन के राजेश कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे ही राजेश और सुजैन पुलिस स्टेशन के लिए घर से निकलते हैं तो अचानक से सुजैन के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। वो मैसेज अनुपमा के मोबाइल से होता है। मैसेज में लिखा होता है कि भैया, मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ, आप मुझे मत ढूंढिए। बस 2 लाइन का ये मैसेज होता है। ये पढ़ के सुजैन थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। वो ये मैसेज राजेश को दिखाता है। राजेश का रिएक्शन एकदम नॉर्मल, या मैं ये कहूँ ठंडा रिएक्शन देता है। वो कहता है ये वो अक्सर करती थी, कभी भी कहीं चली जाती थी, जब भी उसका मन होता था वो चली जाती थी और वापस आ जाती थी, इसीलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुजैन तो ये बात खटकती है कि लगभग 2 महीने से वो अपनी बहन से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, पर अचानक से आज जब वो मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने जा रहा है, तब ही क्यों उसकी बहन का मैसेज आया। बहरहाल दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। क्योंकि अनुपमा एक पढ़ी लिखी महिला थी और लगभग 2 महीने से गायब थी, इसीलिए पुलिस तुरंत हरकत में आती है। पुलिस राजेश और सुजैन को घर जाने के लिए कहती है और कुछ घंटों के बाद 4-5 ऑफिसर राजेश के घर पहुंच जाते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई के दौरान सारी पूछताछ करती है, पर घर से निकलने से पहले एक पुलिस ऑफिसर की नज़र घर में पड़े डीप फ्रीज़र पे पड़ती है, जिस पे ताला लगा होता है। वो राजेश से उसकी चाबी मांगते हैं। राजेश कहता है कि एक घर का सारा देख रेख अनुपमा करती थी, इसीलिए उसे नहीं पता
कि इसकी चाबी किधर है, पर पुलिस, क्योंकि उन्हें थोड़ा डाउट होता है, इसीलिए उस पर दबाव बनाते हैं और राजेश उन्हें चाबी दे देता है। पुलिस उस डीप फ्रीजर का ताला खोलती है। ढक्कन जैसे ही खुलता है तो पुलिस के सामने काले पॉलिथीन में 30 से 35 छोटे छोटे बैग डीप फ्रीजर में मिलते हैं। पुलिस पहला पैकेट खोलती है तो उसमें कुछ मांस निकलता है, तो पुलिस को ऐसा लगता है कि ये शायद मीट या चिकन है। वो दूसरा पैकेट खोलती है और तीसरा, ऐसे कुछ पैकेट खोलते खोलते सारा नॉनवेज ही निकलता आता है। पर चौथा या लगभग 5वां पैकेट में इंसान की उंगलियां निकलती हैं और ये देख के पुलिस सकपका जाती है, क्योंकि देहरादून एक ऐसा शहर है जहां पर क्राइम ना के बराबर है। यहाँ पर ऐसी घटना पहली बार उनके सामने आई थी। उन्हें भी आगे के पैकेट खोलने में बड़ी बेचैनी हुई। धीरे धीरे करके पुलिस ने सारे पैकेट खोले और फिर उन्होंने राजेश को पूछा कि आखिर ये क्या है। राजेश ने बिना देर किए, बिना किसी दबाव के, फूट फूट के रोते हुए कहा, ये अनुपमा गुलाटी है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस राजेश को पुलिस स्टेशन ले जाती है और राजेश का बयान रिकॉर्ड करती है। राजेश के अनुसार जब वो यूएस से वापस आता है तो अनुपमा और बच्चे को दिल्ली में, यानी कि अनुपमा के घर पे छोड़ के जॉब के सिलसिले में कोलकाता चला जाता है। जहाँ पे वो रहता है उसके पड़ोस में एक महिला से उसकी पहचान होती है। वो महिला शादीशुदा होती है। इनकी पहचान दोस्ती, दोस्ती प्यार और प्यार शादी में बदल जाता है। जी हाँ, राजेश जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, उसके बाद भी वो दूसरी महिला से शादी कर लेता है। देर सवेर अनुपमा को इस बात की खबर लग जाती है और फिर राजेश और अनुपमा में बहुत झगड़े होते हैं। यहाँ पर वो राजेश अनुपमा के झगड़े होते हैं और साथ में राजेश के झगड़े वो दूसरी महिला से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए राजेश निर्णय लेता है और वो दूसरी महिला को छोड़ देता है और अनुपमा को ये एहसास दिलाता है, ये यकीन दिलाता है कि अब वो सुधर चुका है और आगे का जीवन खुशहाल तरीके से रहना चाहता है उसके साथ और बच्चों के साथ। दोनों समझदार पढ़े लिखे होने के नाते बच्चों की खातिर एक बार फिर नए तरीके से ज़िंदगी शुरू करते हैं। 2008 में ये दोनों देहरादून पहुंच जाते हैं। देहरादून शिफ्ट होने के बाद कुछ समय तो इन दोनों के बीच में संबंध अच्छे रहते हैं, पर धीरे धीरे कड़वाहट फिर बढ़ने लगती है। लड़ाई झगड़ों के साथ साथ मारापीटी भी होने लगती है और एक बार अनुपमा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट भी कर देती है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। क्योंकि बच्चों की वजह से दोनों अलग नहीं होना चाहते थे, इसीलिए कोर्ट ये फैसला करता है कि राजेश अनुपमा को हर महीने 20,000 रुपये खर्चे कर दिए गए। राजेश ठीक वैसा ही करता है, पर अनुपमा की डिमांड बढ़ने लगती है। 20,000 से 30 और 30 से 40 तक पहुंच जाती है और दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होते हैं। ठीक 17 अक्टूबर 2010 जब राजेश घर आता है ऑफिस से, फिर इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, हाथापाई होती है और राजेश अनुपमा को धक्का देता है। जब वो धक्का मारता है अनुपमा को तो अनुपमा का सर टकरा जाता है एक पलंग की नोक से, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। राजेश को ये समझ में आता है कि अगर अब ये उठी तो ये ज़रूर पुलिस स्टेशन जाएगी, क्योंकि इसके माथे पे भी निशान आ चुका है। इसीलिए राजेश रुई लाके उसके मुंह में और नाक में भर देता है और तकिए से उसका चेहरा तब तक दबाता है जब तक अनुपमा अपनी अंतिम सांस नहीं ले लेती है। इसके बाद राजेश तसल्ली करता है कि ये जिंदा है कि नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है कि इसने अपना दम तोड़ दिया है तो उसको बाथरूम में ले जाके छोड़ देता है। बाजार जाके ये डीप फ्रीज़र खरीद के लाता है और साथ में एक इलेक्ट्रिक आरी भी लाता है। उसके बाद ये अपनी बीवी अनुपमा के इलेक्ट्रिक आरी से लगभग 70 टुकड़े करता है और काली पॉलीथीन बैग्स में भर के इन्हें डीप फ्रीज़र में रख के ताला लगा देता है।
ये 70 पीसेस को ये धीरे धीरे पूरे शहर में ठिकाने भी लगाने लगता है। राजेश अपना पूरा जुर्म कबूल करता है और देहरादून लोकल कोर्ट उसे आईपीसी सेक्शन 302 और 201 के तहत सजा सुनाई। राजेश का बस इतना ही कहना था कि वो अनुपमा से बहुत प्यार करता था। नमस्कार।